हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानित शिवराज जी, भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, मीडिया के सभी वरिष्ठ बंधुगण, बहनें और उपस्थित पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्तागण, अभी माननीय शिवराज जी ने जिस विषय को समाप्त किया, मैं वहीं से विषय शुरू करता हूं। उन्होंने कहा कि एक समय में ऐसा माना जाता था, और अच्छा शब्द नहीं था लेकिन इंडियन टाइम, और ऐसा माना जाता था कि कोई चीज शुरू हुई है तो कब चलेगी, कब पूरी होगी। लेकिन 9 वर्षों में अगर सबसे बड़ी उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सुशासन में हुई है तो टारगेटेड डिलीवरी, लास्ट माइल डिलीवरी, एक निश्चित समय के अंदर चीजों को पूरा किया गया है, और न केवल पूरा किया गया है, उसको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया गया है। जैसा विष्णु जी भी कह रहे थे कि 100 में से 85 रुपया रुक जाया करता था, तो लास्ट माइल डिलीवरी और टारगेटेड डिलीवरी, मैं उसकी 9 वर्षों के विषयों को आपके सामने रखूंगा। वैसे मीडिया के लोग, एक चीज, जब मैं भी पत्रकारिता करता था तो हम मजाक किया करते थे कि हम ये तो नहीं कहते कि शहर का पत्ता हमसे पूछकर हिलता है, पर हिलता है तो खबर हमको भी होती है। आपको बहुत सारी खबरें रहती है, बहुत सारे विषयों की जानकारी रहती है। मैं आपको विषय दिखाऊंगा, हो सकता है आपके पास मेरे से ज्यादा जानकारी हो, फिर भी मैं विनम्रता से आपके सामने एक छोटा सा प्रयास करने का प्रयत्न करूंगा कि भारत के 9 वर्षों की इस यात्रा को हम किस तरीके से 9 वर्षों में आगे बढ़ता हुआ पाते हैं। 2014 एक ऐसा समय था जब देश की जनता एक नई सरकार को चुनने जा रही थी, और उसका सबसे बड़ा कारण था कि 2014 के पहले के 10 वर्ष देश ने संविधान से ऊपर ऐसी सत्ता को देखा जिनकी संविधान के प्रति अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। एनएसी कही जाती थी, नेशनल एडवाइजरी कमेटी। पैरालिसिस निर्णयों को लेने में था। इंप्लीमेंटेशन तो इतना ही होता था कि कुछ मंत्री जेल चले जाते थे। एक अनिर्णयकारी स्थिति में देश को ऐसा लगता था कि हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो दुनिया की फ्रेजाइल इकोनॉमी कहलाती थी। 9 वर्षों की यात्रा में हमने भारत के किस मुकाम को हासिल किया, और 9 वर्षों में जो सबसे पहली बात हुई कि देश के गरीब को सिक्योरिटी और डिग्निटी देने का काम किया है। और जब मैं कह रहा हूं कि देश के गरीब को सिक्योरिटी और डिग्निटी देने का काम किया है, प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में इस सत्ता को संभाला तो उन्होंने अपने सबसे पहले भाषण में कहा था कि मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार है। और 2014 में जब इस यात्रा को उन्होंने प्रारंभ किया तो सच में देश में उस लाचारी को हम रोकने में कामयाब हुए जिसमें कहा करते थे कि 100 रुपया में से 85 रुपया कहीं ना कहीं दिल्ली में रह जाता है। इसमें टेक्नोलॉजी का योगदान, इसमें नेतृत्व का विजन, और इसमें नेतृत्व की कार्यक्षमता, जिसको हम कहते हैं जनधन, आधार और मोबाइल। आज अगर देश में 10 करोड़ किसानों को हम लोग किसान सम्मान निधि देते हैं तो उसमें कहीं भी रास्ते में ब्यूरोक्रेसी नहीं है, वो सीधा खातों में पहुंचता है। और सरकार में आने के बाद जो सबसे पहला विषय 2014 में किया, और हमारे पत्रकार भाई भी इस बात को जानते हैं कि सितंबर में कार्यक्रम किया था जब हमने ये तय किया था कि देश में सभी गरीबों के जनधन खाते खोले जाएंगे। ये एक ऐसा इंक्लूसिव मिशन था, क्योंकि फाइनेंशियल सर्विस का एक्सेस जब गरीबों तक पहुंचता है तब देश में गवर्नेंस का एक मॉडल खड़ा होता है।
फाइनेंशियल सर्विस और उसका एक्सेस गरीबों तक पहुंचता है, तब गरीब की पाई पाई उसके घर पर पहुंचाने का जो सरकार का संकल्प है वो पूरा होता है। और इसलिए जब हम गरीबी के खिलाफ लड़ते हैं तो फिर गरीब कोई एक वर्ग, कोई एक जाति, कोई एक धर्म तक सीमित नहीं होता है। ये हमारी सबकी सामूहिक संकल्प की लड़ाई है, ये हर भारतवासी की लड़ाई है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने सब भारतवासियों के लिए इस लड़ाई को लड़ा। और आपने देखा होगा कि जो अभी मेरे प्रारंभ में संचालक भी कह रहे थे कि कोविड की इतनी बड़ी जो महामारी आई, आप कल्पना करिए पहले जब देश में टीबी, पीलिया जैसे, पोलियो जैसे रोग होते थे तो हम कहीं ना कहीं उसकी दवाई के लिए दुनिया पे निर्भर रहा करते थे। और दवाई के मानदंड तो कोई भारत तय नहीं करता है, दुनिया की स्वास्थ्य की संस्थाएं तय करती हैं। और इसलिए हमने जिस वैक्सीनेशन का उत्पादन किया वो वैक्सीनेशन स्वदेशी तो थी ही, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से भी थी। और लास्ट माइल डिलीवरी, टारगेटेड डिलीवरी का अर्थ यह है कि देश के सब गरीबों तक, सब तक वो टीकाकरण पहुंचा। ये है सबका साथ सबका विकास, कि कोई समाज का वर्ग हमारे से अलग नहीं रहेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। और इसलिए देश का स्वाभिमान भी बढ़ा। और मैं तो दुनिया के कई देशों में पर्यावरण वार्ताओं के कारण जाता हूं। लोग छोटे देशों में अगर आप जाएंगे, मैं अफ्रीका के, पश्चिमी अफ्रीका में एक यूएनसीसीडी की कॉप में गया था, आइवरी कोस्ट, कोटे दीवार उसको कहते हैं। एक अलग ही सम्मान का भाव था कि भारत के मंत्री आए हैं तो भारत हमें कोविड में वैक्सीनेशन हमारे को पहुंचाने का काम किया। आप मालदीव में जाकर के जब हमारी बात हुई तो हमारे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी पहुंची तो विशेष रूप से कहा कि भारत ने उस कोविड के समय में हमको वैक्सीनेशन पहुंचाया। तो ये जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये हमारी गौरव करने जैसी है। दूसरा विषय, आजादी के बाद हम एक निश्चित समय के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ है वो 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को पहुंचाने में कामयाब हुए। और उसका बहुत बड़ा जो कारण है वो सरकार की योजनाएं सीधे जो हमने एक्सेसिबिलिटी थी गरीब के लिए, कि उसकी राशि सीधे उसके अकाउंट में पहुंचेगी। 3.5 करोड़ लोगों को आवास मिलना, कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब नए संसद के भवन का उद्घाटन किया था तब भी उन्होंने कहा कि संसद का तो भवन बना ही है, अमृतकाल का ये जो नया भवन बना है, लेकिन उसके साथ बड़ा संतोष इस बात का भी है कि हम 3.5 करोड़ गरीबों को भी पक्का मकान दे पाए, अपने हर देशवासी भाई के घर पर पक्की छत रहे। और जब आप अरुणाचल में, नॉर्थ ईस्ट में, जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख में यात्रा करेंगे तब आपको इसकी अनुभूति प्राप्त होगी, उसका संतोष आपको तब देखने को मिलेगा। और इस देश में लोहिया जी कभी 1960 के दशक में कहा करते थे कि हिंदुस्तान में 2 बड़ी समस्याएं और जिसकी सबसे बड़ा सामना महिलाओं को करना पड़ता है, एक पानी और एक पखाना। ये लोहिया जी के लिखे हुए शब्द थे। 1960 से लगातार चिल्लाते रहे कि देश की महिलाओं की जो सबसे बड़ी समस्या है बहुत दूर से पानी लाना और शौच के लिए शाम सूरज के ढलने का इंतजार करना। एक बेबसी की जिंदगी हमने पूरे देश में एक बड़े वर्ग को देख के रखी है। हम सामान्य रूप से मध्यम वर्गीय और उच्च मध्यम वर्गीय शहरों से आने वाले लोगों को अंदाजा नहीं होता है कि गांव में इसको किस तरीके से एक गरीब महिला के लिए बेबसी का विषय माना जाता है। और इसलिए सरकार ने इस विषय को बड़ी संपूर्णता, शिद्दत के साथ और अंतिम स्तर तक पहुंचाने के लिए इस काम को चलाया। और 12.25 करोड़, 11 करोड़ 72 लाख, 72 लाख, आप जो भी सरकार के विजन को देखेंगे कि अगर गरीब व्यक्ति तक ये विषय पहुंचाना है तो हर गरीब तक पहुंचाना है। 200 करोड़ वैक्सीनेशन से लेके 3.5 करोड़ पक्के मकान और 12.25 करोड़ जो इस पे मूवी तक बनी। समाज के लिए कितनी आवश्यकता है। अब बच्चियां 10वीं, 11वीं, 12वीं पढ़ रही है, लोग निकलने की हिम्मत नहीं करते थे।
और इसलिए ये इज्जत घरों का निर्माण करना ये सरकार के लिए संतोष का विषय है। किसी को सम्मान देना, सम्मान पूर्वक जीवन जीने का देना, यही सेवा है। सुशासन से बड़ी ये सेवा है और ये सेवा करने का काम 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने करने का काम किया है। और ग्रामीण इलाकों में जहां 2014 में हमारी ये जो रेशो था 39% था, आज हम ओडीएफ के मामले में 100% हुए। ये देश में जिसको हम हर स्कीम्स का सैचुरेशन को किस स्तर तक लेकर के जा सकते हैं, इसमें सोशल अवेयरनेस है, इसमें एग्जीक्यूशन है, इसमें सरकार का कमिटमेंट है, इसमें सरकार की सेवा की भावना, और सबसे बड़ी बात नेतृत्व का विजन है। हमारी आवश्यकता देश में किस बात में सबसे जरूरी है। उसके बाद जो मैंने कहा था, कभी 60 के दशक में देश के नेता इस बात को बड़ी प्रखरता के साथ कहते थे, और ऐसे नेता जो बड़े विचारक भी थे। और दूसरा विषय पानी का है, और पानी, स्वच्छ पानी होना, वरना पानी के कारण कितनी बड़ी बीमारियां भी फैलती हैं। मैं तो राजस्थान के कुछ इलाकों में गांव में घूमता था, समय से पहले दांत पीले हो जाते थे, क्योंकि पानी में इतना ज्यादा आयरन और सारी चीजें मिले। पानी को लाना मतलब 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर चल करके और पानी को लाना, माने महिला का जीवन केवल यही हो गया है कि पानी ही ढोना है। हमें इन चीजों से, इन विषयों से, इन संकल्पों से इस प्रकार से आगे बढ़ना है कि हमें मनुष्य के जीवन को, और विशेष रूप से हमारी बहनों और महिलाओं के जीवन में नया परिवर्तन कैसे ला सकते हैं। और इसलिए यह भी आंकड़ा आप देखिए, 12 करोड़ घरों तक हम नल से जल लेकर के गए। इसके साथ अगर आप देखेंगे कि उज्ज्वला योजना में सरकार 9.5 करोड़ महिलाओं तक उज्ज्वला विषय को लेकर के गई, और जब कोविड की महामारी आई तो पूरे 80 करोड़ लोगों तक हम मुफ्त राशन को पहुंचाने में और सही समय पे पहुंचाने में कामयाब रहे। वरना आप ये देखिए, 6 महीने का लगभग कोविड के पहले कार्यकाल में, आप तो जो शुरू के 3-4 महीने पीक पर थे, कहीं किसी प्रकार की देश में इस विषय को लेकर कोई असंतोष नहीं था। 80 करोड़ लोगों तक लगातार एक सशक्त तरीके से अनाज को उपलब्ध कराना, ये सरकार की जिम्मेदारी थी। कोविड 1 हो, कोविड 2 हो, ये हमारी जिम्मेदारी थी। हम इस एहसास को जनता के आशीर्वाद के साथ पूरा करने में कामयाब हुए, ये ईश्वर की कृपा है और ये हमारे नेतृत्व का संकल्प है। लेकिन हमको इस चीज को स्मरण रखना चाहिए कि 9 वर्षों तक सरकार ने इस सेवा के संकल्प को विनम्रता के साथ करने का काम किया है। अगर इसका आप व्यापक रूप से देखेंगे कि जो हमारा जो चीज को पहुंचाने का जो संकल्प है, तो इसको तो पूरा करने का काम किया ही। तीसरा जो बड़ा विषय है वो बीमारी का है, शौचालय, और उसके बाद पानी, और उसके बाद चिकित्सा, जिसको हम कहते हैं कि सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार। तो आज के समय में बढ़ती हुई बीमारी में जो 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया है, उसने देश में गरीब परिवारों को एक सुरक्षा का एहसास दिया। वरना जो निम्न मध्यम वर्ग आय है और जो देश में ग्रामीण क्षेत्र में गरीब व्यक्ति है, बीमारी उसके एक बजट का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। लेकिन उसके लिए सरकार के द्वारा सुरक्षा का एहसास देना, सरकार के द्वारा गवर्नेंस का एहसास देना कि आपकी चिंता सरकार करेगी, 5 लाख रुपए का कार्ड देना, ये आयुष्मान योजना को हम नीचे तक ले जाने की बात करी है। कुछ विषय, कभी कभी सामाजिक विषय ऐसे होते हैं जिसमें हम कहने से हचकते हैं, डरते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, सैनिटरी पैड जैसे विषयों को उन्होंने लाल किले से प्रमुख विषय बनाया। क्योंकि जब हम सरकार के द्वारा गवर्नेंस के मॉडल को चलाना चाहते हैं, तो व्यक्तिगत जीवन में आने वाली परेशानियां अगर झिझक के कारण होती है तो उसको भी तोड़ना पड़ेगा। सामाजिक कुरीतियों को तोड़ने का सबसे बड़ा तरीका यह होता है कि हम सही विषय को जनता तक पहुंचाएं। देश में दवाइयों की
जो बढ़ती हुई कीमत है, उसके लिए जनौषधि केंद्र 9,300 जनौषधि केंद्र खोले गए, लगभग हर तहसील तक जनौषधि केंद्र खोले गए। लगातार सांसदों को, मंत्रियों को जो हमारे पिछले दिनों दौरे हुए, तो अनिवार्य रूप से जिलों में जाकर जनौषधि केंद्रों का हम लोगों ने दौरा भी किया। केवल खोलने के लिए जनौषधि केंद्र नहीं है, जनौषधि केंद्र के माध्यम से सही दवाई गरीब तक पहुंचे, उसकी जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार ने लेने की बात करी। आज दुनिया में हम लोग बड़ी संख्या में किसानों को सही कीमत पर ही खाद उपलब्ध करा रहे हैं। उसके लिए जितना भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पोटेशियम से लेकर के दाम बढ़े हों, लेकिन सरकार ने उसको नियंत्रण में रखा। हम देखते थे 2014 से पहले यूरिया को लेकर के पूरे झगड़े हुआ करते थे। एक तो ऐसा वर्ग ही देश में खड़ा हुआ था जो कि खाद का ही ब्लैक का काम करता था, बिजनेस ही उनका यह होता था। लेकिन यूरिया के दाम को नियंत्रण में रखना, खाद के दाम को नियंत्रण में रखना, उसके लिए सब्सिडी देना, उसके लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना, नीम कोटेड यूरिया उपलब्ध कराना, सरकार ने बड़ा काम किया। और देश में जो सबसे बड़ी संख्या कृषि क्षेत्र में भी है, जब ई श्रम कार्ड का हमने 29 करोड़ का रजिस्ट्रेशन कराया, और जब उस डेटा को मैं देख रहा था, ई श्रम कार्ड के डेटा को, तो सबसे ज्यादा तो कृषि क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर का आता है। और कृषि क्षेत्र में भी काम करने वाले मजदूर के साथ हमारे देश में जो मार्जिनल किसान है, जो छोटा किसान है, आज तक वो किसान कर्जे की मार पे रहता था। और कर्जा शुरू कहां से होता था? कर्जा उसका शुरू होता था फसल बोने से लेकर। फसल बोने के समय में अगर उसके हाथ में थोड़ी नकदी हो तो बीज लाने में, खाद लाने में, अपनी छोटी मोटी जो अपना, क्योंकि 2 एकड़, 1 एकड़, 1.5 एकड़, 3 एकड़ की जोत वाले किसान के पास कितनी हाथ में नकदी रहती है। और जब उसकी फसल तैयार होगी तो फसल तैयार होने पे तो उसके बाकी के खर्चे उसके सामने होंगे, घर में विवाह, बीमारी, शादी और शिक्षा से लेकर। ऐसे मार्जिनलाइज किसान को बिना कर्ज लिए बुआई के लिए देश का ये जो पैसा, जो हमारा अन्नदाता है वो देश के लिए अन्न का उत्पादन करे, उसको किसान सम्मान निधि देने का काम ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। और जब लोग पूछते थे, जब हम 2014-15 में सरकार आई थी, राज्यसभा में हमारे भाषण होते थे, तो उस समय के कांग्रेस के नेता भाषण दिया करते थे कि खाते खोलने से क्या होगा। अब उनको ये समझ में आता है कि इससे देश के 10 करोड़ किसानों तक हम किसान सम्मान निधि पहुंचा करके देश के कृषि क्षेत्र और किसानों को मजबूती देने का काम ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे लिए सोशल जस्टिस का अर्थ क्या है? सोशल जस्टिस का अर्थ केवल तुष्टीकरण करना नहीं है, सोशल जस्टिस का अर्थ एम्पावरमेंट करना है, लालच देना नहीं है। और इसलिए अगर हमारे आजादी के 70 साल में कोई वर्ग अगर पीछे रह गए हैं, तो उन वर्गों को भी संविधान के अंतर्गत हम किस प्रकार से एम्पावर कर सके। और इसलिए जो सबसे बड़ा फैसला लिया कि हमने 10% आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को भी आरक्षण दिया, ताकि समाज में किसी प्रकार की डिस्पैरिटी, किसी प्रकार का असंतोष, किसी प्रकार की दुविधा, किसी प्रकार का वर्ग संघर्ष ना हो। हमने कहीं वोट बैंक बनाने की बात को नहीं करा, लेकिन हम जानते हैं कि देश के आर्थिक विकास में इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी एक ऐसा रास्ता बन गया है। बड़ी संख्या में इतना शहरों में लोगों का माइग्रेशन हुआ है, और उसके कारण परंपरागत जमीन छूटी है, नौकरी छूटी है, परंपरागत व्यवसाय छूटे हैं। तो समाज के अगर उच्च वर्ग में भी इस प्रकार के 10% आरक्षण देकर के हमने एक देश के विकास में सबका साथ सबका विकास, माने कोई वर्ग इस प्रगति और सामाजिक बदलाव के दौर में पीछे ना रह जाए। उसके साथ ही साथ हम सबको पता है कि 70 साल कांग्रेस ने क्या किया था। 1950 में कभी काका कालेलकर कमीशन बना था बैकवर्ड क्लास के लिए, कांग्रेस ने उसको धूल में मिला दिया। कांग्रेस इस देश से गई,
उसके बाद जब जनता पार्टी आई तो मंडल कमीशन बना, कांग्रेस ने उसको भी धूल में मिला दिया। उसके बाद जब ये लागू हुआ तो ये कहा ये आपने क्या लागू करा साहब, इसमें कोई कहीं पर किसी को जो आयोग बना है, जो आप आयोग लेकर के आए, इसको कोई एम्पावरमेंट ही नहीं है। और कांग्रेस के 2004 से 2014 तक उनके सांसद ये डिमांड करते रहे, लेकिन कांग्रेस ने ये नहीं किया। लेकिन पिछड़े वर्ग के आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया गया। हमने 10% आर्थिक आरक्षण भी दिया, लेकिन 1950 से जो चली हुई मांग थी, जिसको कांग्रेस ने बार बार दरकिनार करने का काम किया, वो संवैधानिक आयोग देने का काम भी पिछले 9 साल में हमारी सरकार के द्वारा किया गया। और समाज में जो हमारे दिव्यांग भाई हैं, ईश्वर का दिया हुआ जो भी शरीर है उसमें जिस प्रकार का भी दिव्यांगता के विषय हैं, उस कैटेगरी को भी बढ़ाने का काम किया। उनके लिए आरक्षण की बात, उनको आगे बढ़ाने की बात, उनको एम्पावरमेंट करने की बात, उनके जीवन में सम्मान देने की बात, उनको एक सक्षम नागरिक बनाने की बात, ये सरकार के द्वारा की गई। और इसलिए जहां गरीब कल्याण का विषय हुआ, जहां सोशल एम्पावरमेंट का विषय हुआ, जहां योजनाओं को सही समय पे पहुंचाने का विषय हुआ, वहीं देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाने का काम किया। क्योंकि विकास के मॉडल का अर्थ यह नहीं है कि विकास केवल 2 विषयों का कर लिया। जब हमको सोसाइटी का होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहिए, जब हम समाज का पूरा डेवलपमेंट चाहिए, तो विकास का अर्थ है कि ये बढ़ते हुए देश के नागरिकों की आवश्यकताओं को कैसे बढ़ाया जाए। और इसलिए अगर प्रगति के मामले में हम देखें तो कुछ तुलनाएं आप देखना, आपको देखने के बाद आएगा कि 9 वर्षों में भारत की तस्वीर को किस प्रकार से बदलने का काम किया। आप देखेंगे कि 2014 तक केवल देश में 74 एयरपोर्ट्स थे और पिछले 9 साल में 74 नए एयरपोर्ट बने। छोटे से छोटी जगह आज हमारी एयर कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई है। दूसरा, अगर आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन, देश में 2014 तक 91,287 किलोमीटर की सड़क बनी और पिछले 9 साल में ये 53,860 किलोमीटर तो पूरा हो चुका है। आज आप कहीं भी जाएंगे, देश के किसी भी भाग की कनेक्टिविटी को देखेंगे, क्योंकि विकास का रास्ता जब ही खड़ा होगा जब विकास का रास्ता अंतिम छोर तक पहुंचेगा। जिसको हम लोगों को सुविधाएं और साधन देने की बात, केवल वैक्सीनेशन, राशन, ये तो है ही है, लेकिन इसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर देना भी जरूरी है ताकि विकास का मार्ग। और ये आप देखेंगे कि जितना काम हम 2014 तक कर पाए उससे अगर आप गुणात्मक रूप से अगर वर्ष का निकालेंगे तो कितना आगे बढ़े हैं। देश में 2014 तक कोई वाटरवे नहीं देखा गया था। ये एक्ट ही हमारी सरकार के समय में आया है। हमारे उत्तर से लेकर के दक्षिण तक बड़ी नदियां हैं, गंगा है, महानदी है, कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी है। और जो वाटरवेज के माध्यम से जितना द्रुत गति से बड़ा परिवहन होता है या बड़ा सामान जा सकता है, तो 2014 तक देश में इस वाटरवे का कोई उपयोग ही नहीं किया गया। और उसके बाद देश ने नए 111 नए वाटरवे, क्योंकि हमारे देश की जो अपनी जो क्षमताएं हैं, उस क्षमताओं को हम किस प्रकार से विकसित कर सकते हैं, अपने रिसोर्स को कैसे विकसित कर सकते हैं। वंदे भारत हम देख रहे हैं और वंदे भारत पे आज हम सबको गर्व भी हो रहा है। वंदे भारत पिछले 9 साल में 20 ट्रेन शुरू हुई। और जो शहरी क्षेत्रों में पहले हमारे 2014 तक हम मेट्रो को केवल 5 शहरों में लेकर के आए थे, अब 9 सालों में हम 15 शहरों में अब मेट्रो को लेकर के जा रहे हैं। और जो भी बढ़ते हुए हमारे शहर हैं, उन शहर की आवश्यकताओं को, क्योंकि कामकाजी महिलाएं हो रही हैं, बच्चे हो रहे हैं, कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स हैं, शहरों में बढ़ता हुआ ट्रैफिक का ओवर कंट्रोल होना है। और शहरों में को अगर हमारे को अच्छी सुविधाएं देनी है तो हमें उसमें एक क्लास ट्रांसपोर्ट का
सिस्टम खड़ा करना होगा। हम बहुत सारे विषयों में राजनीति को केवल छोटे विषयों, छोटे वर्गों, कुछ समीकरणों में उलझा के रखते हैं। राजनीति केवल समीकरणों के लिए नहीं होती है, राजनीति जीवन के सरलीकरण के लिए भी होती है। समीकरणों से वोट बैंक खड़े कर सकते हैं, लेकिन सरलीकरण से लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। और इसलिए शहर में अच्छा ट्रांसपोर्टेशन होना, देश में अच्छा ट्रांसपोर्टेशन होना। ट्रांसपोर्टेशन का अर्थ है, अगर एयरपोर्ट बढ़ाएंगे तो उतनी संख्या में, अगर हाईवे बढ़ाएंगे तो उतनी संख्या में, अगर वाटरवे की नई गुंजाइश को बढ़ाएंगे तो उतनी संख्या में, और अगर हमको देश में मिडिल क्लास, हाई मिडिल क्लास के लिए बढ़ते हुए शहरों के दबाव में अगर नई मेट्रो बनानी होगी तो उसके लिए भी सरकार ने संकल्प के साथ काम किया। इसके बाद मेडिकल में आप एम्स में देखेंगे, 2014 तक केवल 7 एम्स थे। 9 सालों में 15 नए एम्स बनाए। और एम्स का अंदाजा जब आप लगा के देखेंगे, जब आपको लगेगा एम्स बिहार में बना है, एम्स नॉर्थ ईस्ट में बना है, एम्स जम्मू कश्मीर में बना है, तो आपको लगेगा कि जो सुपर स्पेशलिटी हमको आज देश के हर कोने तक सुपर स्पेशलिटी का जो एक माहौल चाहिए, सुपर स्पेशलिटी के लिए फैकल्टी चाहिए। आपको मेडिकल के एक्सपेंशन के लिए केवल आप ऐसा नहीं है डॉक्टर्स खड़े करें, आपको उसको तैयार करने की फैकल्टी भी चाहिए। और अगर फैकल्टी चाहिए तो उसके लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए, आपको कैथ लैब चाहिए, आपको एंकोलॉजी के लिए ऑपरेशन थिएटर्स चाहिए, आपको नए ट्रॉमा के लिए, एक्सीडेंट इतने हो रहे हैं उसके लिए आपको एक नई फैसिलिटीज चाहिए। और मेडिकल कॉलेज भी आप देखेंगे कि जितने मेडिकल कॉलेज 2014 में बनाए, उससे ज्यादा मेडिकल कॉलेज तो पिछले 9 साल में खोले हैं। मेडिकल की सीटें हमने पूरे 2014 तक केवल 82,000 थी, केवल 9 साल में हमने 62,000 बढ़ाई है। और इनका विस्तार करने का जो बड़ा विषय हुआ है, वो सबसे बड़ा विषय है कि कोविड के समय में हम अगर बहुत बड़ी लड़ाई को अगर देश में लड़ पाए तो कारण उसका एक्सेसिबिलिटी देना भी था। आप आईआईटी को देखेंगे तो 9 सालों में 7 नए आईआईटी आए, 2014 तक केवल 16 थे। भविष्य में बढ़ते हुए भारत के लिए हमें मैनेजमेंट के अच्छे प्रखर लोग चाहिए, जो अच्छे मैनेजमेंट विषयों को, बिजनेस को मैनेज कर सकें। और ये केवल बड़े शहरों के लिए नहीं चाहिए, छोटे शहरों में भी जिस प्रकार से हम इंफ्रास्ट्रक्चर को ले जाना चाहते हैं, तो देश में 9 सालों में नए 7 आईआईएम खोले गए और 9 साल में 390 नए विश्वविद्यालय भी बनाए गए। विश्व का पहला लिक्विड नैनो यूरिया, क्योंकि जो अगर हमें खाद का भी ऐसा इस्तेमाल करना है कि उसको ड्रोन से ड्रॉप करके भी हम कर सके, तो इसमें भारत ने बड़ा काम किया। जो कुछ नए विषय, जैसे पहले की सरकारों में लंबे समय तक बड़े विषय अटके रहा करते थे, आकर के पुल अटक जाते थे, लंबे समय तक परियोजनाएं लटकी रहा करती थी और ऐसा लगता था कि हां बस शुरू हुआ है तो बन जाएगा। माने शिवराज जी जो कह रहे थे इंडियन टाइम, उसको रोकने का काम, उसको रोकने का काम ये प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया। और ये जो लंबे समय से योजनाएं थी, कुछ योजनाएं मैं आपके सामने रखूंगा भी, सरयू नहर योजना, बोगीमिल आसाम का, कोल्लम बाईपास केरल का, कोसी रेल महासेतु बिहार का, इनको पूरा सही समय पे जो कमियां थी उसको पूरा करने का काम 9 साल में किया गया। और अब तो भारत के रेलवे स्टेशन भी हम अच्छे क्लास का बना रहे हैं। रेलवे स्टेशन का अर्थ केवल गंदगी, भीड़ भाड़ नहीं, रेलवे स्टेशन मतलब शहर के बीच में एक हमारा स्टेट ऑफ आर्ट बने, उसके लिए सरकार ने किया। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कश्मीर में बनाया गया और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसे बड़े भारत के श्रेष्ठता के मानक विषय भी खड़े किए गए।
आज भी जो लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने जाते हैं, हम ये मानते हैं कि टूरिज्म की दृष्टि से, सिंचाई की दृष्टि से, बिजली उत्पादन की दृष्टि से, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की दृष्टि से, भारत के गौरव की दृष्टि से ये हम इस प्रकार के श्रेष्ठ स्थान बनाने में कामयाब हुए। अब जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर आए, इससे जो देश के दुर्गम क्षेत्र हैं, उन दुर्गम क्षेत्रों की दूरी कम हुई। और मैं पिछले दिनों श्रीनगर से लेह वगैरह गया था, तो लगता था कि ये इतनी लंबी देश के दूरवर्ती क्षेत्रों तक की जो दूरी है, इसको कैसे कम की जाएगी। इसका एक उदाहरण आपको मनाली से लो स्पीति तक अब हम जिसको कहते हैं ना, सभी वेदर के अनुकूल रोड और टनल वो बनाने में कामयाब हुए। और इसके लिए जो सबसे बड़ा विषय है वो पीएम गति शक्ति है। गति शक्ति जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बहुत बड़ा मेगा पुश सरकार के द्वारा दिया गया। अब हमारे एयरपोर्ट से हमारे रेलवे स्टेशन, हमारे रेलवे स्टेशन से हमारे पोर्ट से हमारे लॉजिस्टिक से नेशनल हाईवे से ई-वे, ये जो 7 मानक अलग अलग हैं, इसको जोड़ने के कारण ही हम भारत को गति शक्ति को एक पुश दे पाएंगे। और ये काम पिछले 9 वर्षों में पीएम गति शक्ति एक बहुत बड़े कार्यक्रम के साथ हुआ। और डिजिटली आज भारत जो है वो सबसे एम्पावर देश बना है। दुनिया के देशों को भी लगता है कि आज भारत में किसी को शहर में टैक्सी को लेना हो, छोटी सर्विस को लेना हो, इंश्योरेंस की सर्विस को लेना हो, तो डिजिटली हम केवल बढ़ते हुए देश नहीं है, हम दुनिया की सबसे नई टेक्नोलॉजी को स्वीकार करते हुए अपनी अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने वाले देश बने। और इसमें देश के हर देश के निवासी का बड़ा योगदान है। और अब हम टेक्नोलॉजी में इतने आगे भी बढ़े, डिजिटली तो एम्पावर हुए ही हैं कि 5G टेक्नोलॉजी के अब हम खुद आत्मनिर्भर भारत में हम स्वयं निर्माता बने हैं। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में आज दुनिया में सबसे आगे हैं। डिजिटल लेन देन गांव तक अब हमारा जो मशीनें, पॉश मशीनें वगैरह, वो उसकी एम्पावरमेंट होने लगा है। उसके साथ ही अगर आप देखेंगे कि हम निर्यात में भी रिकॉर्ड स्तर पे जा रहे हैं, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। आज सुबह भी मैं जब रोजगार मेले में गया था तो मैंने कहा कि आप भारत के पीएलएफएस के आंकड़े देखिए, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के, लेबर ब्यूरो के आंकड़े देखिए, आप कोविड के बाद हमारे यहाँ इंडस्ट्री के रजिस्ट्रेशन को देखिए, आप प्रोविडेंट फंड के आंकड़ों को देखिए। और मैं पूरी तरीके से बात करने को तैयार हूं। इन सब आंकड़े इस बात को दर्शाता है कि हमारे देश में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। और इसलिए अब ग्लोबल इनोवेशन का जो हमारा इंडेक्स है, हम वहां कभी 85वें नंबर पे होते थे, अब 45वें नंबर पे आए। दुनिया में जो स्टार्टअप में यूनिकॉर्न बनते हैं उसमें हम टॉप 100 में जा रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था जो 10वें नंबर पे थी वो बढ़कर के अब 5वें नंबर पे आई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो या ऑटोमोबाइल का उत्पादन हो, ये डाटा अपने आप में ये शो करते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 142 से 63 नंबर पे आए, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम 12वें से दूसरे स्थान पे आए, ऑटोमोबाइल में हम 7वें से तीसरे स्थान पे आए। ये मैन्युफैक्चरिंग तभी बढ़ सकती है जब हम देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में कामयाब हुए, बिजली के उत्पादन को बढ़ाने में कामयाब हुए, अपनी जो कार्यक्षमता है उसको स्किलिंग करने में कामयाब हुए। और ये डाटा तो सब सारे लोग जितने भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रहते हैं उनके पास ओपन रहते हैं। यूनिकॉर्न और स्टार्टअप के मामले में भारत की जो युवा शक्ति है आज बहुत आगे बढ़ रही है। और जो सबसे बड़ा विषय है, हम नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं और जिसकी लगभग 30-40 साल से लगातार डिमांड होती रही। और नई एजुकेशन पॉलिसी ये फ्यूचरिस्टिक समय के भारत की आवश्यकताओं को पूरी करने वाली पॉलिसी है। अपने विषयों को चुनने का अधिकार, अपने विषयों में नए विषयों का समायोजन करने का अधिकार,
अपने विषय में नवीनता लाने का अधिकार, इनोवेशन करने का अधिकार, अपनी तर्क क्षमता में नए तरीके से विचार करने का अधिकार। देश में नए स्पोर्ट्स कल्चर की शुरुआत हुई। हम केवल गरीब कल्याण के लिए तो सरकार ने काम किया ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम किया ही है, इकोनॉमी के लिए काम किया ही है, सोशल जस्टिस के लिए काम किया ही है, डिजिटली काम किया ही है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लाने का काम किया ही है। देश की सुविधाओं को बढ़ाने का साथ हम भारत को तब तक पूरा नहीं मान सकते जब हम भारत की विरासत को भी आगे बढ़ाने का काम ना करें। और कई बार जब मैं बिहार का पार्टी का प्रभारी था और मैं बिहार में कहा करता था कि 1/3 दुनिया पूरा बिहार में श्रद्धा रखती हो, कैसे? मैंने कहा जितने भी बुद्धिस्ट देशों में हम जाते हैं उनको सबसे पहले लगता है बिहार जाना चाहिए। आपके यहां भी सांची है, तो बुद्ध सर्किट को पूरा करने का काम किया। सोमनाथ मंदिर और केदारनाथ 4 धाम के लिए तो पूरा काम किया ही है, लेकिन केदारनाथ मंदिर का जो रिनोवेशन है, हमारे सिख बंधुओं को लगता था कि करतारपुर साहिब कैसे जाएंगे, लंबे समय से ये विषय पेंडिंग पड़ा हुआ था। करतारपुर साहिब के विषय को पूरा किया। और मध्य प्रदेश सरकार को बधाई, उज्जैन महाकाल मंदिर का इतना सुंदर कॉरिडोर बना है, भारत के लिए गौरव का विषय बना है, उसको पूरा करने का काम किया गया। अब हम सबके लिए गौरव का विषय है कि 500 साल पुरानी सामाजिक समस्या को सद्भाव के साथ न्यायिक निर्णय से पूरा करके आगे बढ़ाने का काम ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। 500 साल तक सभ्यताएं लगातार लड़ती रही, एक सामाजिक टेंशन बनी रही, कैसे होगा? लेकिन जो जरूरी था, जो आवश्यक था, उसको किसी प्रकार से, किसी द्वंद्व से नहीं, किसी संघर्ष से नहीं, न्यायिक निर्णय के द्वारा शांतिपूर्वक और सद्भाव के साथ ये पूरा करने का काम हुआ है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारे देश का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, और 9 सालों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रियों ने लगातार पूर्वोत्तर के दौरे किए। आज पूर्वोत्तर भारत जो है उसमें चाहे हाईवे हो, एयरपोर्ट्स हो, नए ब्रिजेस हो, उसको जोड़ने का काम हुआ है। और पूर्वोत्तर की हमारी जो संस्कृति है, हमारे भारत की बहुत गौरवशाली संस्कृति है। मैं लगभग पूर्वोत्तर के सभी देशों में गया हूं, और सभी राज्यों में पूर्वोत्तर में अगर आप देखेंगे, हमारा अरुणाचल हो, आसाम हो, मेघालय हो, नागालैंड हो, मिजोरम हो, त्रिपुरा हो, सिक्किम हो, सब अपनी अपनी विशेषताओं को लेकर के वो सारे प्रदेश पूरे तरीके से भारत की एकता और भारत की विरासत को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उस पूर्वोत्तर भारत को गौरव देने का काम सरकार के द्वारा विशेष रूप से किया गया। 9 साल में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन में अद्भुत काम हुए हैं। मुझे COP26 में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2015 में दुनिया के सारे देश पेरिस में इकट्ठे हुए थे और सबने कहा कि अगर धरती का तापमान 1.5 डिग्री से आगे बढ़ा तो इसके लिए सभी देशों को अपना अपना योगदान देना होगा। और सब देशों को कहा कि आप अपने एनडीसीज डिक्लेयर करिए। भारत ने भी अपने एनडीसी डिक्लेयर करे, जिसको नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन कहा गया। और हमने 2015 में यह कहा कि हम रिन्यूएबल का उत्पादन 165 गीगावाट के लक्ष्य को 2030 तक प्राप्त करेंगे। हम कार्बन एमिशन को 40% कम करेंगे। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जिन्होंने 2030 के लक्ष्यों को 2021 में ही प्राप्त कर लिया। और जब ग्लासगो के बाद हम शर्म एल शेख में पिछले साल मिले तो हम दुनिया के उन 29 देशों में थे जिन्होंने अपनी एनहेंस एनडीसी दी कि हमारा लक्ष्य तो ये हमने प्राप्त किया, अब हम 50% रिन्यूएबल नॉन फॉसिल फ्यूल को प्राप्त करेंगे। ये लक्ष्य प्राप्त किया। और इसलिए दुनिया भर में जब जलवायु परिवर्तन की बातचीत चलती है तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये विषय रखा गया कि मिटिगेशन मेजर्स सरकार के द्वारा होंगे, एडेप्टेशन मेजर्स सोसाइटी के द्वारा होंगे, लेकिन पर्सनल बिहेवियर में हमें एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल को लाना होगा।
और इसलिए मिशन लाइफ जो 2021 में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया ग्लासगो कॉप में, उसके बाद आज दुनिया में जो भी जलवायु परिवर्तन की वार्ता होती है, उसका जो भी कम्युनिकेशन निकलता है, पहला विषय यही रहता है सस्टेनेबल कंजम्पशन, माइंडफुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज रेदर देन माइंडलेस कंजम्पशन। और मिशन लाइफ को हम दुनिया की एक नई भारतीय जीवन शैली के साथ साथ एक पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली के रूप में स्थापित करने में कामयाब हो रहे हैं। उसके साथ ही साथ दुनिया में जो कभी कभी मनुष्य केंद्रित विकास में लगता है कि केवल दुनिया में आदमी को ही रहना चाहिए, लेकिन भारत ने कहा ऐसा नहीं है। जो एक लंबे समय से इकोलॉजिकल रॉन्ग होता है, उसको इकोलॉजिकल हार्मनी के साथ स्थापित करना चाहिए। और इसलिए हमारे यहां से चीता एक्सटिंक्ट हुए, तो हम आज पूरे देश की जनता की सद्भावना के साथ उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगे हुए हैं। और अभी जब प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हुए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक और क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम भारत ने किया, जिसको बिग कैट अलायंस कहते हैं। दुनिया में बिग कैट माने 7 बिग कैट्स पाई जाती है, जिसमें से 5 भारत में है। टाइगर, लायन, स्नो लेपर्ड, लेपर्ड और 5वां चीता। तो हमारे पास एक्सटिंक्ट हो गया था, उसको हम लेके आए। बाकी 2 लैटिन अमेरिका में पाए जाते हैं बड़े बिग कैट्स, जगुआर और प्यूमा होते हैं। लेकिन दुनिया के 97 देशों के लिए बिग कैट अलायंस, ये प्रधानमंत्री जी ने एक नया क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम दिया है। मैं आपके सामने शेयर भी करना चाहता हूं पर्यावरण मंत्री के नाते कि दुनिया में भारत 3 और बड़े क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम चलाता है। पहला, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आज दुनिया के 130 से ज्यादा देश उसके मेंबर हैं। धरती पे जितना रिसोर्स हमको जरूरी है, उतना 8 गुना ऊर्जा हमारी सूरज से आती है। उसका हेडक्वार्टर भी दिल्ली में है। दूसरा, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जितने भी तूफान और बाकी चीजों के कारण आते हैं, उसके लिए डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने चाहिए। वो भी भारत सरकार ने उसको एक इंटरनेशनल फोरम का दर्जा दिया है। ये भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया का एक बड़ा क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम है। और तीसरा, लेड आईटी, जिसका अर्थ है इंडस्ट्री क्षेत्र में भी ग्रीन होने की तरफ हमको जाना होगा। तो पर्यावरण के क्षेत्र में भी भारत ने नमामि गंगे को अभी दुनिया में सबसे बड़े अच्छे पर्यावरण अनुकूल प्रोजेक्ट के रूप में स्वीकार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा हमारे देश के लिए सबसे सर्वोपरि है, और इसलिए भारत की सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक, ये भारत की रक्षा के लिए सरकार ने कदम उठाए। और एक लंबे समय तक हम कहते थे कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए धारा 370 जैसे विषय, एक देश में 2 विधान 2 निशान नहीं चल सकते। इसको पूरा करने के लिए नेतृत्व का संकल्प जरूरी है, और उसको पूरा करने का काम इन 9 सालों के अंतर्गत किया गया। रक्षा उत्पादन, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा जो डिफेंस की आवश्यकता थी, उसका वो बहुत पैसा तो हम बाहर से आयात करने में लगाते थे। अब हम डिफेंस की छोटी छोटी चीजों से लेकर के बड़ी चीजों तक हम सेल्फ इंडिपेंडेंस होंगे, तो ये पैसा यहीं पर लगेगा, रोजगार भी यहीं पर होगा। और इसलिए अब तो आप रक्षा उत्पादन जो है हमारा 1 लाख करोड़ रुपए का होने लगा। रोजगार की दृष्टि से भी अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है। सेना को अत्याधुनिक अधिक हथियारों से लैस, और सीमाओं के जो सड़क और पुल हैं, उसको बड़ी संख्या में निर्माण करने का काम किया गया। और सबसे बड़ी बात है, आज आप दुनिया में कहीं भी जाए, जो भारतीय डायस्पोरा है, जो भारतीय नागरिक आज जो दुनिया में बाहर जा रहे हैं, वो सबसे ज्यादा मानते हैं अगर कभी संकट आता है, कोई सरकार सबसे पहले अपने नागरिकों को लेकर आती है, तो भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लेकर आती है। अभी हाल ही में हमने देखा सूडान से लोग आए, बीच में अफगानिस्तान से, और सब भारतीयों को निकालने का कार्य 9 सालों में बहुत सफलतापूर्वक किया गया। कोविड महामारी में हमने पूरा एक मैनेजमेंट प्रोग्राम, जो विशेष एयर इंडिया का विमान चला करके हम भारतवासियों को अपने घर वापस लेकर के आए। आज हम लोगों को इस बात का गौरव है कि भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, और G20 की जो अध्यक्षता है, उसका अर्थ है कि भारत एक अपनी
ऐसी छवि बनाने जा रहा है जिसमें दुनिया के 75% से ज्यादा व्यापार करने वाले देश, दुनिया के बड़े लोकतांत्रिक देश, पॉलिसी को प्रभावित करने वाले देश, उन सब देशों का जो नेतृत्व करने का एक भारत को अवसर प्राप्त हुआ है। G20 में दुनिया में भारत ने वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को आगे बढ़ाया और अब आप कल्पना नहीं कर सकते, जब प्रधानमंत्री जी के साथ मैंने उनको जलवायु परिवर्तन यात्राओं में अपने व्यक्तिगत रूप से मैंने देखा है कि दुनिया के नेताओं में आज बड़ी आशा, विश्वास और एक नए नेतृत्व के प्रति जो सम्मान है, उसके रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी की छवि आज दुनिया में बहुत बड़ी है। लोगों की बड़ी आशा और विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़ा है और इसके साथ ही हम लोगों के लिए गौरव का विषय है कि चाहे इटली की प्राइम मिनिस्टर हो, उन्होंने अपने खुद के संबोधन में कहा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जी ने अभी जब प्रधानमंत्री जी गए तो उनके नेतृत्व के विषयों के बारे में एक अच्छे विषय कहे। जब हम ग्लासगो में थे तो उस समय के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा, जब प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बाद आगे विषय को बढ़ाया, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, तब भी उन्होंने कहा था कि वन सन वन वर्ल्ड एंड ओनली वन नरेंद्र मोदी। तो ये जो एक हमने एक साख अर्जित करी है, वो इस संकल्पना के कारण करी कि भारत के पास एक ऐसा नेतृत्व है जिसने सबसे ज्यादा अपने लोगों की गरीबी की लड़ाई के लिए नीतियों में परिवर्तन किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवर्तन किया, शिक्षा में परिवर्तन किया, अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया, अपने देश की सुरक्षा को सर्वोपरि रखने का काम किया। और वास्तव में आज जो मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, ये विषय को केवल इसलिए प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित नहीं हो कि हमारा कोई मन में भाव है कि हमने बहुत कुछ किया। हमारा भाव ये है कि देश की जनता ने जो हमको एक अवसर दिया, उसको हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्षों में हमने विनम्रता के साथ पूरा करने का प्रयास किया है। हम लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को इस बात का गौरव है कि जिस नेशन फर्स्ट के विषय को लेकर के पार्टी ने अपनी यात्रा को शुरू किया, उस नेशन फर्स्ट की यात्रा ने भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम किया। लेकिन लोकतंत्र की मजबूती केवल अपनी सत्ता के लिए नहीं, लोकतंत्र की मजबूती हर भारतीय के चेहरे पर खुशी लाने के लिए करी। और इसलिए 9 वर्षों तक ये जो चलने वाली सरकार है, इसके विषय, इसके विकास की यात्रा, इसके भारत के प्रति गौरव के क्षणों को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। हो सकता है मैंने शुरू में कहा कि आपको मेरे से ज्यादा खबर रहती है, कुछ विषय रह गए हों, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि विकास की इस यात्रा में जनता का विश्वास और ये भाव भारत और भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। हमको गौरव है कि 9 वर्ष में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस यात्रा को हमने आगे बढ़ाया है, वह अमृत काल के एक मजबूत भारत के निर्माण में सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी। इस कार्यक्रम